अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इफ्तिखार अहमद और हम लोग फिजिक्स विद इफ्तिखार के साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो सेकंड एप्लीकेशन थी दैट वाज इंकजेट प्रिंटर, उसको बड़ी डिटेल में समझा। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सर व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स बोलते किसको है? फ्लक्स हम लोग बोलते हैं फ्लो को। लैटिन लैंग्वेज के अंदर जो फ्लक्स होता है उसका मतलब फ्लो होता है। जिस तरह वाटर फ्लक्स होता है इसका मतलब होता है सर फ्लो ऑफ वाटर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। डेफिनेशन क्या है इसकी? जो इसकी पहली डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing normally through an element of area is called as electric flux। मैं करूंगा क्या? लाइंस आ रही होंगी। फर्ज करें ये जो मेरे राइट साइड पे दीवार है ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, जबकि जो मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर वॉल है, दीवार है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। सर इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ को जा रही हूँ, इस तरफ को जा रही हूँ। मैं इन लाइनों के रास्ते में एक एलिमेंट ऑफ एरिया रख देता हूं, कोई ऑब्जेक्ट रख देता हूं जिसका कुछ एरिया है, तो उसके अंदर से जो नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगे दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ की हुई है। आप ये देख सकते हैं कि लाइंस कर्व्ड है और लाइंस कर्व्ड हो सकती है। हमने डिटेल में पढ़ा था अगर दो सिमिलर चार्जेस आ जाएं या दो ऑपोजिट चार्जेस आ जाएं तो उनकी लाइंस कर्व्ड हो सकती हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हैं। सर ये ऊपर को जा रही है, इसका मतलब नीचे को पॉजिटिव चार्ज होगा जबकि ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। इसका मतलब पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ को जा रही होंगी। मैंने किया क्या है, मैंने यहां पर दो एलिमेंट्स रख दिए। एक जो एलिमेंट है वो ए है जबकि दूसरा एलिमेंट जो है वो बी है। ये इनके मैंने नाम रख दिए। अब अगर मैं ये जो एलिमेंट ए है इसके अंदर से काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 लाइंस पास कर रही हैं तो मैं कहूंगा इसका जो फ्लक्स होगा वो 6 होगा। यानी इसमें से गुजरने वाली लाइंस, यानी अगर इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो तो इसमें से गुजरने वाली लाइंस कितनी हैं? 6। जबकि बी भी उतना ही एरिया रखता है लेकिन उसमें से गुजरने वाली लाइन सिर्फ 3 है, तो इसका फ्लक्स क्या होगा? 3 होगा। फ्लक्स को शो किया जाता है ग्रीक लेटर फाई से। आपने करना ये है सर्कल ड्रॉ करके उसके अंदर से एक वर्टिकल लाइन पास कर देनी है तो ये फाई बन जाएगा। इसको PHY या फिर हम लोग फाई पढ़ते हैं। और अगर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा तो फाई E होगा, अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो फाई B होगा। अब फ्लक्स की दूसरी डेफिनेशन जिसको मैथमेटिकल डेफिनेशन बोलते हैं, जिस तरह वर्क को हम डिफाइन करते हैं। वर्क हम क्या कहते हैं? जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगे और वो ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो हम कहते हैं वर्क हो रहा है। ये तो होगी उसकी जनरल डेफिनेशन। सर व्हाट इज मैथमेटिकल डेफिनेशन? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वर्क। तो ये इसकी जनरल डेफिनेशन हो गई कंसेप्चुअली। लेकिन सर मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? कि डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट है। सर डॉट ही क्यों है, क्रॉस क्यों नहीं है? इसकी जो लॉजिक है मैं लास्ट में आपको समझाऊंगा। इट इज अ स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। सर किस चीज का डॉट प्रोडक्ट है? नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इसको नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहा जाता है। तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी E और एरिया वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट है। अब सर व्हाट इज एरिया वेक्टर? एरिया इटसेल्फ इज अ स्केलर क्वांटिटी। एरिया की कोई डायरेक्शन नहीं होती, एरिया स्केलर होता है। लेकिन यहां पर मैंने एरिया वर्ड यूज नहीं किया, यहां पर मैंने जो वर्ड यूज किया एरिया वेक्टर या वेक्टर एरिया वर्ड यूज किया। और इस एरिया के ऊपर एरो आ रहा है, इसका मतलब वेक्टर एरिया। सर व्हाट इज वेक्टर एरिया? वेक्टर एरिया भी एरिया ही होता है। फर्स्ट करो ये मेरे पास एन एलिमेंट ऑफ एरिया है, इसका कुछ एरिया है। सर व्हाट अबाउट वेक्टर एरिया? वेक्टर एरिया भी इतना ही होगा लेकिन उसकी डायरेक्शन होगी। उसकी डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्मल टू द एरिया। मतलब फर्ज कर लें ये फिजिक्स की बुक है पार्ट 1 या पार्ट 2 की, तो इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। तो जो वेक्टर एरिया होगा उसका वो क्या होगा? वो भी इतनी ही बड़ी बुक होगी लेकिन इसके 90 डिग्री पर होगी। सर मतलब अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो वो वर्टिकल होगी
और अगर ये वर्टिकल होगी तो वो हॉरिजॉन्टल में चली जाएगी। ये मैंने यहां पर ड्रॉ किया है सर, डेफिनेशन को पढ़ देते हैं। ये जो हमारे पास वेक्टर एरिया होता है, एक ऐसा एरिया होता है जिसका मैग्नीट्यूड उस सरफेस एरिया के बराबर होता है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट बात ये है कि इसकी डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू द एरिया इज कॉल्ड एज एरिया वेक्टर। सर एग्जांपल ये है कि मेरे पास ये एक बुक है, हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई है। ये एक बुक है, इसका एरिया है और ये हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है। सर व्हाट अबाउट इट्स वेक्टर एरिया? वेक्टर एरिया क्या होगा? मैं काम करूंगा इसके ऊपर एक और बुक रख दूंगा, लेकिन 90 डिग्री के एंगल पे। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल होगी, वो जो वर्टिकल होगी वो इसका वेक्टर एरिया कहलाएगा, उसके ऊपर मैं एरो लगाऊंगा। लेकिन सर अगर ये बुक हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में चली जाए तो व्हाट अबाउट वेक्टर एरिया? वेक्टर एरिया वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। मतलब सर अगर ये जो बुक थी हमारे पास ये वर्टिकल पोजीशन में चली जाएगी तो वेक्टर एरिया जो होगा वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, लेकिन स्टिल इन दोनों में एंगल कितना रहेगा? 90 रहेगा। ठीक है, तो वेक्टर एरिया जो होता है एरिया के ऊपर नॉर्मल या परपेंडिकुलर होता है। तो मैथमेटिकली अगर हम देखें तो हम इसको लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, जो कि एक वेक्टर है E, एंड एरिया वेक्टर A इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिनोटेड बाय फाई E। डॉट को हटाकर आपको पता है हम लोग कॉज यूज करते हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं फ्लक्स जो कि नंबर ऑफ लाइन्स है, ये कितने पैरामीटर्स पर डिपेंडेंट है? ये 3 चीजों पर डिपेंडेंट है। ये 3 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। नंबर 1, ये डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिकल फील्ड कम होगा तो इसका मतलब नंबर ऑफ लाइंस कम होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ को हमने लास्ट आर्टिकल के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस में पढ़ा था, नंबर ऑफ लाइंस ही डिनोट करती है। अगर फील्ड वीक होगा तो इसका मतलब नंबर ऑफ लाइंस कम होंगी, और अगर नंबर ऑफ लाइंस कम होंगी तो उनके रास्ते में जब मैं एरिया प्लेस करूंगा तो उसमें से लाइंस भी कम गुजरेंगी, क्योंकि लाइंस होंगी ही कम। तो अगर ई ज्यादा होगा, लाइंस ज्यादा होंगी तो फ्लक्स ज्यादा होगा। अगर ई कम होगा तो लाइंस कम होगी, फ्लक्स कम होगा। नंबर 2 सर एरिया है कितना? अगर मैं अपनी उंगली प्लेस करता हूं लाइनों के रास्ते में तो इसका एरिया कम है, इसका सरफेस एरिया कम है, तो इसमें से कम लाइंस पास करेंगे। अगर मैं हाथ रखता हूं तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा, इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगे। नंबर 2 मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 3 इज ओरिएंटेशन। टू मच इंपॉर्टेंट फैक्टर इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब सर एंगल, एंगल मतलब सर डायरेक्शन। प्लेस कैसे किया हुआ? फर्ज करो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आ रही हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आ रही हैं, और ये एरिया है, ये जो मेरा हाथ है इसका ये सरफेस एरिया। अगर मैं इसको रख दूं इनके रास्ते में परपेंडिकुलर तो मैक्सिमम लाइंस पास करेंगे, फ्लक्स मैक्सिमम होगा। लेकिन सर अगर जिस तरफ को लाइनें जा रही हैं आप एरिया भी उस तरफ को रख देंगे तो लाइंस ऊपर से जरूर गुजरेंगी, नीचे से जरूर गुजरेंगी, लेकिन उस एलिमेंट ऑफ एरिया में से पास नहीं करेंगी। तो इसका मतलब अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम लाइंस गुजरें तो सरफेस एरिया को उन लाइनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो एंगल इज टू मच इंपॉर्टेंट। अब यहां पे हमने डिस्कस कर लिया कि वेक्टर एरिया क्या होता है। अब इसका यूनिट देख लेते हैं और ये क्वांटिटी किस किस्म की है। चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट के अंदर हमेशा जो चीज आती है दैट इज अ स्केलर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। सर व्हाट अबाउट इट्स यूनिट? इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फ्लक्स इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए, ई जो कि न्यूटन पर कूलम में मेजर होता है। ई जो होता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी हम पहले पढ़ चुके हैं, ये असल में F/Q होता है, फोर्स न्यूटन्स में, चार्ज कूलम में, तो उसका यूनिट बना न्यूटन पर कूलम। जबकि एरिया हो या वेक्टर एरिया हो ये मीटर स्क्वायर में मेजर होता है। तो सर ये मेजर होता है न्यूटन पर कूलम में, जबकि एरिया या एरिया वेक्टर हमेशा मेजर होता है मीटर स्क्वायर में। तो यूनिट बना न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, या फिर इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी लिख सकते हैं, सिर्फ ऑर्डर चेंज किया और कुछ नहीं किया। अब हम यहां पर इसके 3 केसेस देखेंगे। फ्लक्स यानी नंबर ऑफ लाइंस कब मैक्सिमम गुजरेंगे, फ्लक्स यानी नंबर ऑफ लाइंस कब मिनिमम गुजरेंगे, फ्लक्स यानी नंबर ऑफ लाइंस इंटरमीडिएट वैल्यू कब रखेंगे। तो पहला जो केस है वो है मैक्सिमम फ्लक्स का। फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है? अभी मैंने आपको बताया, अगर मैं फ्लक्स को मैक्सिमम चाहता हूं
तो मुझे उस एलिमेंट का जो सरफेस एरिया है लाइनों के परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर लिख भी दिया है, व्हेन द एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, ई के परपेंडिकुलर प्लेस कर देंगे तो मैक्सिमम लाइंस पास करेंगे, फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अब जरा ध्यान से एक पॉइंट को समझना आपने। फर्ज करें ये पॉजिटिव प्लेट थी, ये जो दीवार है, और ये नेगेटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ को राइट पे जा रही होंगी। और इस डायग्राम में भी नजर आ रहा है, ये जो ब्लैक कलर की लाइंस है जो कि राइट की तरफ को जा रही हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को शो कर रही हैं। मैंने इन लाइनों के रास्ते में एक एलिमेंट ऑफ एरिया प्लेस कर दिया परपेंडिकुलरली। तो परपेंडिकुलरली प्लेस कर दिया तो सर क्या होगा, मैक्सिमम लाइंस पास करेंगी, फ्लक्स मैक्सिमम होगा। लेकिन मैं इस चीज को प्रैक्टिकली तो देख चुका हूं, फिजिकली तो हम देख चुके हैं, लेकिन मैथमेटिकली देखना चाहते हैं। अब इसमें जो मिस्टेक आप लोग कर सकते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। मैथमेटिकली जब मैं लिखूंगा फ्लक्स इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड वेक्टर एरिया। डॉट को उठाकर आ जाएगा ई ए कॉस ऑफ थीटा। सर व्हाट इज थीटा? अब देखें यहां पर मैंने कहा है कि एरिया आपने परपेंडिकुलर रखना है, तो मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, चूंकि मैंने कहा है कि एरिया परपेंडिकुलर रखना है, यहां पर लिखा भी मैंने परपेंडिकुलर है, तो वो परपेंडिकुलर के हिसाब से एंगल लिख देंगे 90 डिग्री। यहीं पर गलत हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा है, यहां पर जीरो बन रहा है। सर जीरो कैसे? मुझे एक बात बताओ, वो ये कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसके अंदर कहीं में एरिया आ रहा है? इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास एरिया है ही नहीं। इसके अंदर जो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वो एक ई है और दूसरा वेक्टर ए है, ये एरिया वेक्टर है। तो हमने जो एंगल देखना होगा ई का, वो एरिया के साथ नहीं देखना सर, हमने ई का जो एंगल देखना है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस का या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एंगल देखना है वो हमने वेक्टर एरिया के साथ देखना है। तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर एरिया वर्टिकल हो तो वेक्टर एरिया हॉरिजॉन्टल होता है। तो सर ये तो हो गया इसका एरिया, ये एरिया है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूं, ये एरिया है। सर व्हाट अबाउट इट्स वेक्टर एरिया? ये सर एरिया है। वेयर इज वेक्टर एरिया? वेक्टर एरिया इसके 90 डिग्री के ऊपर होगा, वो राइट साइड पे होगा। तो ये इसका वेक्टर एरिया होगा राइट साइड पर। हमने ई का एंगल एरिया के साथ नहीं देखना होता, वेक्टर एरिया के साथ देखना होता है। और वेक्टर एरिया ई की डायरेक्शन में आ चुका है, तो इसका मतलब वेक्टर एरिया और ई एक दूसरे के पैरेलल हो गए तो एंगल होगा जीरो। और अगर एंगल होगा जीरो तो कॉस जीरो आपको पता है 1 देता है, और कॉस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। कॉस जीरो हो गया 1, चूंकि कॉस ने अपनी मैक्सिमम वैल्यू हासिल कर ली है, कॉस के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। जब ये मैक्सिमम तो ये भी मैक्सिमम, क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ये 1 आ चुकी है, तो ये फ्लक्स कहलाएगा मैक्सिमम। और मैक्सिमम फ्लक्स किसके बराबर होगा? ई इन मैग्नीट्यूड ऑफ ई एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। लेकिन सर फ्लक्स को मैक्सिमम करने के लिए हमने एरिया को रखा कैसे था? परपेंडिकुलर। इसलिए उसने बुक के अंदर यहां पर ये साइन डाल दिया, ये शो कर रहा है कि मैक्सिमम के लिए हमने एरिया को परपेंडिकुलर रखा था। नंबर 2, मिनिमम फ्लक्स कब होगा? सर काम ये करते हैं जिस तरफ को लाइनें जा रही हैं, मैं एरिया भी उसी तरफ को प्लेस कर देता हूं। पहले कैसे रखा था? पहले उसके परपेंडिकुलर रखा था, मैक्सिमम लाइंस पास कर रही थी। अब जब मैं उसके पैरेलल रखूंगा तो लाइंस ऊपर से जरूर गुजरेंगी, नीचे से जरूर गुजरेंगी, लेकिन उसके अंदर से कोई लाइन पास नहीं करेगी। तो इस केस में फ्लक्स क्या होगा? मिनिमम होगा। इसका मतलब सर ये है कि जब आप एरिया को पैरेलल रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो फ्लक्स हमारे पास क्या होगा? मिनिमम होगा। अब यहां पर वर्ड मैंने यूज किया है एरिया के साथ पैरेलल का, तो मैक्सिमम बच्चे यहां पर पैरेलल समझ के एंगल लिख देंगे 0। मैं फिर बोल देता हूं, फ्लक्स के फॉर्मूले में कहीं एरिया नहीं है, फ्लक्स के फॉर्मूले में वेक्टर एरिया है। तो अगर सर एरिया पैरेलल होगा तो व्हाट अबाउट वेक्टर एरिया? एरिया अगर हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो वेक्टर एरिया वर्टिकल होगा। तो सर इसका मतलब ये है कि लाइनें राइट साइड पे जा रही हैं, ब्लू कलर्स के साथ मैंने एरो लगा के शो कराई हैं, लाइंस राइट साइड पे जा रही हैं, जबकि जो ब्लैक कलर में शेडेड रीजन नजर आ रहा है ये मैंने उसी डायरेक्शन में प्लेस किया है जिस तरफ को लाइनें जा रही हैं। तो सर लाइनें भी इधर को जा रही हैं, एरिया भी इधर को है। हमने लाइन का एंगल एरिया के साथ नहीं देखना, बल्कि हम क्या करेंगे? वेक्टर एरिया ड्रॉ करेंगे।
ये वेक्टर एरिया। तो लाइन का एंगल, सॉरी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का एंगल हम किसके साथ देखेंगे? वेक्टर एरिया के साथ। तो सर अगर एरिया हॉरिजॉन्टल है तो वेक्टर एरिया वर्टिकल होगा, वो अपवर्ड होगा, लाइन जा रही है राइट साइड पे, सर वेक्टर एरिया अपवर्ड, लाइन राइट साइड पे, एंगल बनेगा 90 डिग्री। और कॉस जो 90 होता है वो 0 के बराबर होता है। तो इस केस में चूंकि ये 0 हो चुका है, 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा उसको 0 कर देगा, इसका मतलब फ्लक्स मिनिमम हो गया। तो सर इसका मतलब क्या है? मिनिमम जो फ्लक्स है वो कब होता है? जब ई के साथ एरिया पैरेलल पड़ा हो। ये जो वर्टिकल दो लाइंस ड्रॉ करते हैं ये शो करते हैं कि हमने एरिया पैरेलल प्लेस किया। केस नंबर 3 सर, व्हेन द एरिया इज नाइदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल, यानी हमने एरिया को ना तो परपेंडिकुलर रखा लाइनों के और ना ही पैरेलल रखा, बल्कि हमने कोई दरमियानी सूरत इख्तियार कर ली है, ना वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल, बल्कि हम किसी दरमियानी पोजीशन पे ले गए। तो ये वो थर्ड केस है जो जिसमें ना एरिया पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है। इस केस में क्या होगा? अच्छा ध्यान से देखिएगा। पहली बात ये कि ये अगर एरिया हॉरिजॉन्टल हो तो वेक्टर एरिया वर्टिकल होता है, और सर अगर एरिया वर्टिकल हो तो वेक्टर एरिया हॉरिजॉन्टल होता है। लेकिन सर यहां पर क्या सिचुएशन है? यहां पर ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, बल्कि ये सिचुएशन है, ये आप देख सकते हैं, ये जो चीज है ये एरिया है। सर व्हाट अबाउट दिस ब्लैक मार्कर? ये इसका वेक्टर एरिया है, ये एरिया है, ये जो आपको नजर आ रहा है इसको मैं शेड करके दिखा देता हूं आपको, ये एरिया है। जबकि सर व्हाट अबाउट दिस, ये ब्लैक मार्कर क्या है? इसका वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया और एरिया में आपस में 90 डिग्री का एंगल होता है। सर व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस? वो राइट साइड पे जा रही है, ये ई की डायरेक्शन राइट साइड पे है और ये वेक्टर एरिया है। ई और वेक्टर एरिया में एंगल बन रहा है थीटा। ई और वेक्टर एरिया में हमारे पास एंगल बन रहा है थीटा। यहां पर एक चीज आपको क्लियर करनी है, वो ध्यान से देख लीजिएगा। अगर फर्ज करें हमारे पास दो लाइंस, ये दो लाइंस, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल लाइन है। ध्यान से बात समझनी है, इन दोनों में एंगल है 90 डिग्री, दो लाइंस में एंगल है 90 डिग्री। अगर मैं इनके परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है जो कि वर्टिकल है, इसका परपेंडिकुलर ये होगा। जरी बात है, अगर ये वाई एक्सिस के लॉन्ग वर्टिकल है तो इसका परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल होगा। सर व्हाट अबाउट दिस हॉरिजॉन्टल लाइन? ये हॉरिजॉन्टल है तो इसका परपेंडिकुलर वर्टिकुलर होगा। इसका परपेंडिकुलर ये है, इसका परपेंडिकुलर ये है। सर इन दोनों में एंगल कितना था? 90। सर जो इनके परपेंडिकुलर्स होंगे उनमें भी एंगल 90 होगा, आप चेक कर सकते हैं, नजर आ रहा है आपको। दो लाइनों में अगर एंगल 90 है तो उनके परपेंडिकुलर में भी 90 होगा। सर अगर दो लाइंस में एंगल 30 डिग्री है तो उनके परपेंडिकुलर्स में भी 30 होगा। दो लाइंस में अगर एंगल 40 डिग्री है तो उनके परपेंडिकुलर्स में भी 40 डिग्री हो। सर अगर दो लाइंस में एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर्स में क्या एंगल होगा? उनके परपेंडिकुलर्स के अंदर भी एंगल हमारे पास थीटा होगा। अब जरा ध्यान से बात समझनी है, ये जो आपके पास चीज है एरिया, ये वेक्टर एरिया है। ये जो एरिया है ये वेक्टर एरिया का परपेंडिकुलर होता है, आपको पता है। एरिया और वेक्टर एरिया में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। एरिया का ये परपेंडिकुलर है। अगर ई को देखें, ई राइट साइड पे है, ई राइट साइड, ये ई है। सर व्हाट अबाउट दिस? ये जो वर्टिकली डाउनवर्ड लाइन आएगी, ये इसके साथ ई के साथ 90 का एंगल बनाएगी, ये ई का परपेंडिकुलर होगा। मैं दोबारा बोल देता हूं, ये जो हमारे पास एरिया है इसका ये परपेंडिकुलर वेक्टर एरिया है। जबकि सर ये लाइन जा रही है हॉरिजॉन्टली, तो ये कौन सी लाइन है? ये वर्टिकल लाइन है। इसका परपेंडिकुलर ये होगा क्योंकि ये लाइन इसके साथ 90 का एंगल कैसे बना रही है? हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, 90 का एंगल बन रहा है। तो सर इसका परपेंडिकुलर ये सरफेस है क्योंकि ये वेक्टर एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसका परपेंडिकुलर ये है जिसको डबल टिक से शो कर रहा हूं, इसका परपेंडिकुलर, और इसका परपेंडिकुलर ये है, ये लाइन जिसको मैंने सिंगल टिक से शो किया। इन दोनों में एंगल है थीटा, तो होगा क्या सर? ये जो कि इसका परपेंडिकुलर है और ये जो कि इसका परपेंडिकुलर है, इन दोनों में एंगल्स भी थीटा होगा। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर दो लाइंस में एंगल थीटा तो उनके परपेंडिकुलर्स में भी थीटा एंगल होगा। तो सर करेंगे क्या?
मैं करूंगा ये, मैं इस एरिया के कंपोनेंट्स बनाऊंगा। एंगल के सामने आपको पता है वो कंपोनेंट होता है जिसमें साइन इन्वॉल्व होता है, और एंगल ये एरिया है, और एंगल के बिल्कुल साथ वो कंपोनेंट होता है जिसके अंदर कॉस इन्वॉल्व होता है। ये हमने चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा हुआ है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं लाइंस ए साइन थीटा में से नहीं गुजरेंगी। क्यों? क्योंकि लाइनों के पैरेलल पड़ा हुआ है, तो उसमें से तो कोई लाइन नहीं गुजरेगी। सर लाइंस फिर गुजरेंगी किस में से? लाइंस पास करेंगी ए कॉस थीटा में से, इसमें से पास करेंगी। तो इसीलिए फ्लक्स के फॉर्मूले में क्या आएगा? ई का मैग्नीट्यूड और एरिया का वो कंपोनेंट जो लाइनों के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इसी में से लाइनें गुजरेंगी, यही फ्लक्स का जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार नहीं है। इसीलिए फॉर्मूला क्या बनेगा? ई ए कॉस थीटा, और कॉस को हटाकर हम लोग डॉट प्लेस कर सकते हैं। यही वजह है कि ये डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि इसके अंदर जो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है वो साइन थीटा वाला नहीं होता बल्कि कॉस थीटा वाला होता है। अगर ये पॉइंट समझ ना आया हो तो वीडियो को रिपीट करके आप दोबारा से देख सकते हैं, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद जो नए टॉपिक्स उनकी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस भी आते रहेंगे, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।